के हाथ तक पहुंचती है वो मात्र 15 पैसे होते हैं। बाकी 85 पैसे रास्ते में बिचौलियों के कारण गुम हो जाता है। जो ब्रोकर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो रास्ते में कहीं ना कहीं पैसा मार जाते थे। आज बड़े ही खुशी से हम कह सकते हैं कि जो जैम ट्रिनिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में एक रिफॉर्म के रूप में लेकर आए, जिसके माध्यम से डीबीटी स्थापित हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्थापित हुआ, करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। आश्चर्य की बात है और ये खुशी की भी बात है कि जो लोग वर्षों तक आधार के खिलाफ और जाम ट्रिनिटी के खिलाफ बोलते थे, जनधन अकाउंट और मोबाइल के खिलाफ बोलते थे, आधार और मोबाइल के खिलाफ, आज वो लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और जाम के पक्ष में बोल रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। इट्स अ वेलकम चेंज। मैं आपको बताना चाहूँगा राहुल जी कि किस प्रकार पैसा वाकई लोगों के हाथ तक पहुँचा है। देखिए, महिला जनधन खाता धारक पहले किस्त में 20.05 करोड़ महिलाओं तक 10,025 करोड़ 10,025 करोड़ रुपीस ये डायरेक्टली महिलाओं के खाता तक पहुंचा है। और दूसरी किस्त में लगभग 6 करोड़ महिलाओं के खाते में 27,085 करोड़ रुपए 27,785 करोड़ रुपीस दिस हैज़ गॉन टू देयर अकाउंट इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक उसी प्रकार वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को और वरिष्ठ नागरिकों की भी चिंता की गई है और जो लाभार्थियों की संख्या है वो लगभग 3 करोड़ की है और 1405 करोड़ रुपए वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के खातों तक पहुंचा है। किसानों और पीएम किसान योजना के तहत जो पहली किस्त गई है उसमें लगभग 8.19 करोड़ किसान लाभार्थी रहे हैं और 16,394 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में गया है। 16,394 crore rupees has gone into the account of approximately 8.19 crore kisan, that is farmers, through the PM Kisan Yojana during the lockdown phase. निर्माण श्रमिकों के लिए लगभग 3,493 करोड़ रुपीस उनके अकाउंट में डायरेक्टली गया है और लगभग 2.5 करोड़ ऐसे निर्माण श्रमिक हैं जिनको इससे बेनिफिट मिला है। EPFO में भी जो 24% का योगदान रहा है वो 45 लाख लोगों तक पहली किस्त में गया था, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में, उनके हाथ में डायरेक्टली गया है। तो कुल मिला के जो ये कुछ दिनों पहले सरकार ने रिलीज़ किया था, आप उसमें देख सकते हैं कि लगभग 39.28 करोड़ लोगों के खाते में 34,800 करोड़ रुपीस ये जा चुका है। इसके बाद भी और पैसे गए हैं। भारत सरकार यथाशीघ्र इसको भी अपडेट करेगी। तो एक वेलकम चेंज, एक स्वागत योग्य कदम जो भारत की सरकार ने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हमने देखा है, वह खाता धारकों तक, गरीब जनता तक, उनके जेब तक किस प्रकार डायरेक्टली पैसा जाता है, यह मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। और इस त्रासदी के काल में, इस संक्रमण काल में सभी के हाथ में, जो गरीब है उसके हाथ में पैसा पहुंचा है, उसके हाथ में 3 सिलेंडर पहुंचा है, लगभग 40 करोड़ से अधिक जनता तक 3 महीने की राशन, और अब जो नई अनाउंसमेंट हुई है उसके अंतर्गत 2 महीने की राशन भी पहुंच रही है। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, इस विषय पर कल निर्मला सीतारमण जी ने हम सबको संबोधित भी किया था। चाहे रेशन हो चाहे पैसा हो, ये बिल्कुल डायरेक्टली लोगों के हाथ तक पहुंच रहा है, गरीब जनता के हाथ तक पहुंच रहा है। तो राहुल जी, इस विषय में आपको पता लगाना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, आपको समझना होगा, जब भी कोई त्रासदी होती है तो उसका अगर एक भविष्य में प्रिपरेशन करना होता है तो 2 पक्षों को रखना है। द इमीडिएट एड्रेस ऑफ द क्राइसिस, वर्तमान में जो क्राइसिस है उसको अभी के अभी एड्रेस करना, और भविष्य के लिए प्रिपरेशन रखना। आप देखिए, मोदी जी की सरकार ने गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचा करके उनके खाने की, उनकी दवा की, उनकी सारी PM आयुष्मान योजना के माध्यम से उनकी दवा की, इन सारे विषयों की चिंता तत्काल में किया। भविष्य में इनकी नौकरी बनी रहे, इसके कारण थ्रू रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाके और एक 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के माध्यम से जिन स्थानों में ये गरीब मजदूर काम करते थे, चाहे वो MSME का क्षेत्र हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, चाहे वो रियल एस्टेट का क्षेत्र हो, इन सारे जो क्षेत्र हैं इनको सबल बनाया है, इनको दृढ़ बनाया है।
because of this 20 lakh package that we are discussing about almost every day. 4 o'clock Nirmala ji would be addressing the media yet again. तो ये एक बहुत वृहद प्लान है मोदी जी का, दूरदर्शिता के साथ वर्तमान में भी एड्रेस करता है प्रॉब्लम को और भविष्य में भी ये तूफान ना आ सके इसके लिए तूफान को रोकने की पूरी प्रबंध मोदी जी की सरकार ने की है। जहाँ तक डिमांड बढ़ाने की बात है, डिमांड कैसे बढ़ता है? डिमांड बढ़ाने के लिए जिन क्षेत्रों में मजदूर काम करते थे उन क्षेत्रों को वायबल रखना, उन क्षेत्रों में पैसा पंप करना ताकि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बंद ना हो जाए, ताकि रियल एस्टेट की एक्टिविटी बंद ना हो जाए, ताकि लोगों के ईपीएफ के माध्यम से जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों के पास व्यय करने के लिए आता है, चाहे वो जनधन के माध्यम से जो पैसा लोगों तक पहुंचा है, इस माध्यम से डिमांड के साइकिल को जीवित रखना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करके किस प्रकार डिमांड को आगे बढ़ाना है, यह सारी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बखूबी की है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के बारे में भी कल बात की गई है कि भविष्य में किस प्रकार उत्पादन को लेकर एक नूतनता देखने को मिलेगा। बहुत सारे अमेंडमेंट्स, चाहे वो अमेंडमेंट मंडी एक्ट में हुई हो, चाहे बाकी प्रावधानों में हुई हो, इन अमेंडमेंट को लेकर किसानों के जीवन को सुधारने की बात भी की गई है। राहुल जी ने आज बार बार कहा कि वो भविष्य में बहुत बड़े तूफान को देख रहे हैं। राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण प्रधानमंत्री नहीं है। तूफानों से खेलना और तूफानों से दो दो हाथ करना, यह उनका सदैव ही एक गुण रहा है। तूफानों से दो दो हाथ करना और तूफानों को हरा देना, यह उनका गुण रहा है। आप याद करिए, जब हमने सत्ता संभाला था तो किस प्रकार का तूफान था। वो तो सुनामी था, वो सुनामी था भ्रष्टाचार का, वो सुनामी था पॉलिसी पैरालिसिस की। इतने बड़े सुनामी से एक बहुत कम समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार भारत की जनता को उबार के निकाला, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। तो सुनामी से लड़ना, जो भ्रष्टाचार से निपट पाए हम, पॉलिसी पैरालिसिस से निपट पाए हम, कोरोना से भी हम सक्सेसफुली निपट पाएंगे। आज राहुल गांधी कह रहे थे कि कार्बोरेटर में फ्यूल नहीं जाता है तो गाड़ी नहीं चलती है। राहुल जी, बहुत सम्मान के साथ हम कहना चाहते हैं, 70 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कार्बोरेटर में भ्रष्टाचार रूपी कचरा जमा कर रखा था, उस भ्रष्टाचार रूपी कचड़े को नरेंद्र मोदी जी ने शिष्टाचार और रिफॉर्म के माध्यम से साफ किया है। हमने कार्बोरेटर को भी साफ किया है, इंजन को भी साफ किया है, पूरे तंत्र का सर्विसिंग किया है। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, भारत एक ऐसी गाड़ी है, आज हर तूफान से मुकाबला करते हुए ये नाव, ये जहाज अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। और मैं इतना कहना चाहूँगा राहुल जी, बहुत आसान होता है लाइट हाउस पर खड़े होकर दूर से तूफान को देखना, बहुत आसान होता है किनारे पे खड़े होकर तूफान का आकलन करना, बहुत मुश्किल होता है कश्ती पर चढ़ करके, मल्हार बन करके कश्ती को तूफान से उबार करके निकालना। और यह काम बखूबी नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी किया है। और आप निश्चिंत रहिए, तूफान से भारत को कैसे निकाल के लाया जाता है और इस पूरे आपदा को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाता है, राहुल जी आप यह भी समय रहते देखेंगे। अंत में राहुल जी ने लॉकडाउन को एक सही तरीके से खोलने की बात कही, बुजुर्गों को केयर करने की बात कही। ये तो जब 9 पदी, आपको याद होगा नवरात्र के समय जो 9 रूल्स दिए थे नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें कहा था कि हमें अपने बुजुर्ग और जो वनरेबल हैं उनके विषय में चिंता करनी है। कभी भी उनको अकेले नहीं छोड़ना है बाहर, कभी भी उनको बाहर जाने से हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम सबको करना है। ये केवल सरकार का विषय नहीं है, कानून बना के सरकार तो कर ही रही है लॉकडाउन के माध्यम से, हम सबको व्यक्तिगत रूप से भी चिंता करना है। और राहुल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार फ़ोन उठा के महाराष्ट्र की सरकार को भी इस विषय में अवगत कराएं। जो दृश्य आज महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं वो भयावह है। हम भी राजनीति करना नहीं चाहते। आज लगभग 40% केसेस जो रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आज 103 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, दुर्भाग्यपूर्ण है, टीवी में देख रहा था। और लगभग 50 लोगों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है। लगभग 50% की कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में बुजुर्गों की चिंता कैसी हो, महाराष्ट्र में जो लंग्स के पेशेंट है, राहुल गांधी जी ने लंग्स के पेशेंट के बारे में, जो कोमॉर्बिड कंडीशन है जिनकी, उनके बारे में चिंता की, उन पेशेंट्स की चिंता कैसे हो, जो डायबिटिक है उनकी चिंता कैसी हो। एक बार जरा फ़ोन उठा करके महाराष्ट्र के सरकार, क्योंकि उनकी सरकार है, वहाँ भी बात करें राहुल जी। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, किंतु हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि
कि इस विपत्ति काल में भारत में एक डिटरमाइंड और डेडिकेटेड प्रधानमंत्री हैं जो केवल कहते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं और भारत को इस परिस्थिति से वो उबार के लेके आएंगे। और ये हमने एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ लॉकडाउन के समय देखा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सब सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे और हम कोरोना काल में कोरोना को हरा करके भारतवर्ष निकल कर आए, इसी स्वेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के संबित पात्रा को आपने सुना, जहां उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में इस वक्त हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। संक्रमण का 1/3 हिस्सा, यानी अगर देश में कोरोना के हर 3 मरीज में से 1 मरीज महाराष्ट्र में से है और पिछले 24 घंटों में जो 103 लोगों की मौत हुई कोरोना संक्रमण के चलते, में लगभग 50 लोग महाराष्ट्र से हैं। तो राहुल गांधी अगर नसीहत देते हैं, कुछ कहते हैं, तो सबसे पहले ये जांचना होगा कि कांग्रेस की साझा सरकार जिस राज्य में है वहां पर सरकार के द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको कोरोना से बचाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या वो इंतजाम कारगर भी निकल रहे हैं या नहीं। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी बात सामने रखी थी, जिसमें मजदूरों को लेकर के जो सरकार की नीति है उस पर सवाल खड़े किए थे। उसी का जवाब संबित पात्रा दे रहे थे और वो कह रहे थे कि जिन क्षेत्रों में